वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो ज्योग्राफी है, मतलब कि जो भूगोल है, भूगोल का जो महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू बन सकता है, जो क्लास 10th और क्लास 12th और मतलब किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान क्या है? पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। चलते हैं सुन पे। सियाल, सीमा तथा निपे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो स्वेज द्वार द्वारा। देखिए, सियाल होता है, सीमा होता है, निपे। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? सियाल, सीमा, निफे। जो इसका विभाजन किसने किया था? स्वेज द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन पे। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित में कौन सही क्रम है? देखिए, केंद्र की ओर तो पहले क्या है? मतलब कि सीमा, फिर सियाल, फिर निफे। मतलब पहले कौन है? सियाल है। पहले सियाल है, फिर सीमा है, फिर क्या है? निफे है। चलते हैं उस पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टान की प्रधानता है, यह सही है। सियाल में ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है, यह सही है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ, ये भी सही है। क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों को अधिकता है। जो क्रोड है, क्रोड में क्या होता है? निकल और लोहा। उपयुक्त में से सभी सही है। चलते हैं उसमें। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकतम है? तो सीमा में। चलते हैं सुन पे। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा? तो निकेल और लोहा किसे मिलता है? निफे में। चलते हैं उस पे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्वेज ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम, मतलब पहला, दूसरा, ऊपर से दूसरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। चलते हैं पे। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? निकेल। चलते हैं पे। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं था कौन? सब स्टेटम। चलते हैं पे। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी के बाह्य परिपृष्ठ को हम लोग किससे तात्पर्य है? स्थल मंडल से। चलते हैं पे। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पे कितनी मापी गई है? तो 100 किलोमीटर। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है? तो पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है। चलते हैं पे। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ साथ तापमान में वृद्धि की दर कितना होता है? 1 डिग्री सी। 32 मीटर नीचे जाएंगे तो तापमान कितना बढ़ेगा? 1 डिग्री सी। चलते हैं पे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? तो ये ग्रांट का है। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो महासागरीय भूपटल की तुलना महाद्वीपों भूपटल के घनत्व का अधिक है, ये बात क्या है? गलत है। महासागरीय भूपटल का घनत्व क्या है? ज़्यादा है, और महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व क्या है? कम है। चलते हैं पे। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों से महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है। चलते हैं पे। मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में, ये बात क्या है? गलत है। चलते हैं उसमें। स्थल मंडल में सम्मिलित है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। मतलब स्थल मंडल में क्या है? ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। चलते हैं उसमें। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो 100 किलोमीटर की गहराई तक में किसका निर्माण है? स्थल मंडल का। चलते हैं। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। चलते हैं सुन पे। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो सिलिका और मैग्नीशियम का। मेंटल में किसका प्रधानता होती है? सिलिका और मैग्नीशियम का। चलते हैं उस पे। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो 68% केवल और केवल किसमें पाया जाता है? मेंटल का, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का। चलते हैं उस पे। मोह असंबद्धता स्थित है क्रस्ट तथा मंटल के बीच का। जैसे ये
ये क्रस्ट है, ये मतलब ये मेंटल है और ये क्रस्ट है, तो इसके बीच का जो संबंध है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोह असमता। चलते हैं पे, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता है, लोहा और निकेल का। चलते हैं पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का इतना % मेंटल का व्यापक है। नहीं, ये बात क्या है, गलत है। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है, मतलब दबाव भी है और रेडियो सक्रियता पदार्थ का विखंडन भी है। ए और बी दोनों सही है। चलते हैं इस पे, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है, पहले परतदार, फिर ग्रेनाइट, उसके बाद बेसाल्ट। चलते हैं इसमें पे, भूपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा सही अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन, और सबसे कम कौन है, लोहा। चलिए इस पे, पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो एल्युमिनियम। तो भूपट्टी किस पे, पृथ्वी की भूपट्टी पे सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम तत्व पाया जाता है। चलते हैं इस पे, धरातल में मोह असमर्थता की गहराई लगभग कितनी है, तो 30 किलोमीटर। चलते हैं इस पे, पृथ्वी ग्रह की संरचना में है ना, प्रावार के नीचे करोड़ निम्नलिखित में से किस एक से बना है, तो लोहा से। चलते हैं इस पे, वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो ये पर्वत निर्माणकारी बल का मतलब वलन क्रिया परिणाम है। चलते हैं इस पे, मिश्र धातुओं और सिलिकेटों के बनी धरती की परत क्या कहलाती है, तो Cl। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब हम लोग महाद्वीप के बारे में देखेंगे, है ना। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी का ऊंचावाच है, तो ये प्रथम श्रेणी का, महाद्वीप और उपमहासागर किसका है, प्रथम श्रेणी का ऊंचावाच है। चलते हैं इसमें पे, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पे महाद्वीपों का विस्तार है, तो 29.2% भाग पे किसका विस्तार है, मतलब महाद्वीपों का विस्तार है। चलते हैं पे, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की प्रेरणा है किसका, वेगनर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है, तो वेगनर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्लेट विवर्तनिकी मतलब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत हुआ था, तो 1960 में। चलते हैं उस पे, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो हैरी हेस ने। चलते हैं उस पे, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ है वह है भूमध्य रेखा व पश्चिमी। चलते हैं उस पे, वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था, तो कार्बोनिफेरस युग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये पेंजिया थेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ है, ये बात क्या है, गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान का कोणीय दूरी क्या कहलाती है, अक्षांश। मतलब भूमध्य रेखा से, जैसे ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर कि हम लोग कोणीय दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, अक्षांश। चलते हैं नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कौन सा विरहत वृत्त का उदाहरण है, तो भूमध्य रेखा। चलते हैं पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से में क्या होता है, तो 10.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब ये क्या है, ग्लोब है और ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री, ये क्या है, उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलते हैं इसमें, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाएं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है, तो ध्रुवों की, अगर हम लोग ध्रुवों की तरफ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो रेखीय अक्षांश की रेखीय व्यास का पहले घटता है पुनः बढ़ता है। चलते हैं इस पे, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। अब देखिए सूची 1 में क्या है, सूची 1 और सूची 2 को हमको क्या करना है, मिलाना है। तो देखिए, तो इसमें देखिए भूमध्य रेखा ये क्या है, ये मतलब कि ग्लोब है, ग्लोब पे 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। तो 1 का 3, उसके बाद ऊपर में क्या होगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फिर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फिर 23.5 डिग्री क्या दक्षिणी अक्षांश, फिर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये कर्क रेखा 10.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहेंगे, कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तरी मतलब बी का 4, फिर क्या है
मकर रेखा, मकर रेखा किसे कहेंगे? 23.5 डिग्री मतलब दक्षिणी, 23.5 डिग्री दक्षिणी। फिर आर्कटिक रेखा, फिर क्या कहेंगे हम लोग? आर्कटिक रेखा। तो आर्कटिक रेखा हम लोग किसे कहेंगे हम लोग? तो आर्कटिक रेखा। तो आर्कटिक रेखा मतलब किसे कहेंगे? मतलब जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, और आर्कटिक वृत्त मतलब दक्षिणी अक्षांश को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होता है? 111 किलोमीटर के बराबर होता है। चलते हैं पे। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर से गुजरती है? तो मालागासी से। चलते हैं पे। यह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। जैसे ये ग्लोब है और ये क्या है? भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। तो ये इसको काल्पनिक रेखा हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली यह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करता है क्या कहलाती है? देशांतर। जैसे ये है, ये वाला क्या कहलाता है? देशांतर। ये क्या कहलाता है? देशांतर। चलते हैं पे। 2 देशांतर के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो गोरे के नाम से हम लोग जानते हैं। चलते हैं पे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 4 मिनट। चलते हैं पे। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है, तो कहाँ? भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि क्या होता है? समान होता है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किया जाता है, तो कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? देशांतर रेखाएं कुल संख्या 180 नहीं है, कितना है? 111 है। ये क्या, यही बात क्या है? गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर इसमें भी कौन गलत है? तो किसी भी स्थान की प्रधान या मोत्तर किसे कोणीय दूरी को उस स्थान को अक्षांश कहते नहीं, उसे हम लोग देशांतर कहते हैं। चलते हैं उस पे। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितना है? 111 किलोमीटर। चलते हैं उस पे। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होगी? तो विषुवत रेखा पर। चलते हैं उस पे। कुल अक्षांशों की संख्या कितना है? तो 180। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देशांतरों की संख्या कुल कितना है? तो 360। चलते हैं इसमें। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखा क्या कहलाती है? तो अक्षांश रेखा। क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। चलते हैं इस पे। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखा। जैसे देखिए ये उत्तरी ध्रुव है, इसको क्या कहेंगे? देशांतर। इसको क्या कहेंगे हम लोग? तो अक्षांश। ऐसे वाले को अक्षांश, ऐसे वाले को देशांतर। चलते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है। चलते हैं ना तो पे। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो फिलीपींस देश से नहीं गुजरती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट पे। दक्षिणीय ध्रुव अक्षांश कितना है? तो 90 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में किन देशों से के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होता है, तो 15 डिग्री के बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये नेपाल से होकर नहीं गुजरती है। चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध पे भू धरातल अधिकतम होता है 30 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में। चलते हैं उस पे। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं दशांतर रेखाओं के बारे में निम्न कौन सा कथन सत्य है? दोनों एक दूसरे के लंबवत काटती है। क्या करती है? लंबवत। चलते हैं इस पे। यहाँ पर दिन और रात एक समान होता है, तो कहाँ पे होता है? भूमध्य रेखा पर दिन और रात एक समान होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा का सर्वाधिक निकट है? तो सिंगापुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको से नहीं गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेदी रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल। चलते हैं पे।
49 डिग्री अक्षांश किस किस देश के बीच का सीमांकन है? 49 डिग्री नॉर्थ किसका है? अमेरिका और कनाडा के बीच में है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कैसे निकालते हैं हम लोग? 180 देशांतर से। चलते हैं इस पे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकट होता है? 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के निकट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरी यामोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है, क्यों? कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों में उसकी कैलेंडर के दिवस के रख रखाव के लिए। चलते हैं इस पे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका कारण क्या है? कुछ देशों में विभिन्न भागों में दिन एवं समय का एक समान रहना। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। उत्तरी प्रशांत महासागर एवं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन के कारण है एल्यूसियन के द्वीप समूह। चलते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? 5:30 डिग्री शाम में। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? तो 24 कटिबंधों में बांटा गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत का परमाणविक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का परमाणविक समय किस स्थान से निश्चित होता है? तो इलाहाबाद के नैनी से। चलते हैं इसमें। ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय परमाणु समय के बीच समय अंतराल कितना है? 5.5 घंटा। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किस स्थान का परमाणविक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो नैनी का। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम के स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो 2 घंटा का। चलते हैं पे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होता है? तो 4 बार। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होता है? तो 4 बार। चलते हैं नेक्स्ट पे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री याम्योत्तर से अंतर करती है, जिसके कारण एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह में विभाजित न करे। चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? तो 180 डिग्री पूर्व में। चलते हैं पे। ग्रीनविच पर समय 12 बजे 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो एक स्थान पर समय कितना होगा? शाम समय का 3:20। चलते हैं पे। यदि ग्रीनविच मतलब 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि 12 बजे है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? तो काहिरा में क्या होगा? 2 बजे रात्रि होगा। चलते हैं पे। पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? 1 घंटा का। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 2 स्थानों के बीच समय अंतर 2 घंटा 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर कितना आएगा? 35 डिग्री। चलते हैं पे। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री से। चलते हैं पे। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूके में। चलते हैं पे। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच के अंतर क्या होता है? 4 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब ग्रीनविच में मध्याह्न एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम का है तो निम्नलिखित में कौन सा याम्योत्तर जिस पर उपयुक्त जगह उपस्थित होगा? तो 75 डिग्री पश्चिम। चलते हैं इस पे। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। चलते हैं इस पे। दो शहर ए मतलब कि 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट, और ये इतना और इतना, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो क्या होगा? 80 मिनट होगा। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों में ही चट्टान की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? तो 10। चलते हैं उस पे। पृथ्वी के द्रव पदार्थों की घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानें क्या कहलाती है? तो आग्नेय चट्टान। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टाने की श्रेणी में रखा जाता है? तो आग्नेय चट्टान को हम लोग प्राथमिक चट्टाने की श्रेणी में रखते हैं।
आग्नेय शैल कहलाती है? तो कौन? मौलिक शैल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो आग्नेय चट्टान सबसे प्राचीन चट्टान है। चलते हैं पे। आग्नेय चट्टानें बनती है गर्म लवा के ठंडे होने से। चलते हैं उस पे। मोह स्केल निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? चट्टानों की कठोरता का। चलते हैं उस पे। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो अधिवितलीय या प्लेटोनिक में। किसमें? प्लेटोनिक में। आग्नेय चट्टान के संबंध में इनमें कौन सा कथन असत्य है? इन चट्टानों में जोर पाए जाते हैं, जोर नहीं पाए जाते हैं। चलते पे। जो सेल शेष अन्य से भिन्न है वो कौन है? ग्रेनाइट। चलते हैं पे। भूगर्भ में विशाल आकार का गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जानते हैं? तो बैथोलिथ के नाम से। चलते हैं पे। जानवरों, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान में। चलते हैं पे। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? अवसादी चट्टान। चलते हैं पे। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? तो 75% भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है। चलते हैं इस पे। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान कितना है? तो 5%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो कोयला। चलते हैं पे। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो परतदार चट्टान में। चलते हैं पे। पेट्रोलियम मतलब खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो प्राचीन संस्तरित। निम्नलिखित में कौन सा परतदार चट्टान नहीं है? तो क्वार्टजाइट मतलब कि परतदार चट्टान नहीं है। चलते हैं सुन पे। निम्न से कौन सा परतदार चट्टान नहीं है? स्लेट मतलब परतदार चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विलग प्रकार की चट्टान है? तो संगमरमर। चलते हैं उस पे। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव में हुआ है? तो कायांतरित चट्टान का। चलते हैं क्वेश्चन पे। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है तो क्वार्टजाइट में। चलते हैं पे। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? तो संगमरमर। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? तो नीस क्या है? रूपांतरित चट्टान है। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान है? तो संगमरमर। चलते हैं पे। नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? तो परिवर्तित कोटि की। चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे सूची 1 है, सूची 2 है। देखिए स्लेट किस में है? कायांतरित चट्टान। लिग्नाइट किसका है? अवसादी चट्टान। बॉक्साइट किसका है? तो अलौह खनिज। और ग्रेनाइट आग्नेय शैल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण हुआ? तो एम्फीबोलाइट चट्टान का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो डायरोराइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए तो दायी नहीं है? तो अपवर्तन। चलते हैं पे। अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है? तो अस्तरित शैल। चलते हैं पे। निम्नलिखित से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? तो स्लेट। चलते हैं पे। स्लेट और संगमरमर क्या है? कायांतरित चट्टानें। चलते हैं पे। निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान से है? ग्रेनाइट। चलते हैं पे। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है, आग्नेय और तलछट्टी दोनों से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? तो संगमरमर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपक्षयन की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय से होता है? तो जल योजन। चलते हैं पे। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा मृत सेल है? तो जो आग्नेय चट्टान है वो कैसा सेल है? मृत सेल है। चलते हैं उसमें। क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका एक कायांतरण है? तो बलुआ पत्थर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस तरह से हम लोग मतलब कि भूगोल का जो मतलब कि चट्टान को भी देख लिए है ना। जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये पार्ट बाई पार्ट हम लोग पूरा कर लेंगे। अगर एग्जाम से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं
तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।